बच्चों, एनिमल किंगडम की शुरुआत हम करेंगे फाइलम पॉरीफेरा से। पॉरी यानी कि पोर्स और फेरा यानी कि बियरिंग, यानी कि इसमें उन जंतुओं को रखा जाता है जिनके शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। तो जिन जंतुओं के शरीर में पोर्स पाए जाते हों उन जंतुओं को रखा जाता है पॉरीफेरा में। पॉरीफेरा के मेंबर्स में आप देखें, सबसे पहली चीज हमने कहा कि ये आद्य बहुकोशिकीय जंतु हैं। आद्य यानी कि प्रिमिटिव, बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर। यहां पर ध्यान दें, हमने जब बात की थी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, तो मैंने आपको कहा था कि किंगडम एनिमेलिया का कोई भी सदस्य यूनिसेलुलर नहीं है, सारे सदस्य मल्टी सेलुलर ही हैं। सबसे पहले जिस एनिमल का निर्माण हुआ या पहला जो एनिमल बना, जो मल्टी सेलुलर एनिमल बना, वो एनिमल स्पंजेस ही थे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सबसे पुराने, सबसे प्रिमिटिव हैं, बहुकोशिकीय या मल्टी सेलुलर हैं। फिर यहां पर हमने कहा कि पॉरीफेरा नाम का मतलब ही है जब अगर शरीर में छिद्र मौजूद हो, और जब शरीर में कई सारे छिद्र पाए जाएं तो ऐसी संरचना होती है स्पंज की। स्पंज यानी कि हमारे घर के गद्दों में, सोफा वगैरह में जो स्पंज यूज होता है, आपने देखा होगा उसमें कई सारे छेद होते हैं। तो शरीर यहां पर छिद्रित है, इसीलिए क्या कहा जाता है? स्पंज कहा जाता है। ये जो स्पंज हैं, ये स्पंज जनरली अपनी जगह पर फिक्स होते हैं, या मैं कहूं कि इनके जो एडल्ट फॉर्म होते हैं वो अपनी जगह पर फिक्स होते हैं। उनके अंदर लोकोमोशन नहीं पाया जाता, वो एक से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते। ये बात अलग है कि उनके लार्वा में लोकोमोशन होता है, गैमीट्स मूवमेंट करते हैं, तभी तो स्पीसीज का डिस्पर्सल होगा, पर एडल्ट्स में लोकोमोशन नहीं पाया जाता। तो हमने यहां पर क्या कहा कि ये मोस्टली कैसे रहेंगे? लोकोमोशन नहीं होगा, यानी कि स्थानबद्ध या सेसाइल होते हैं। फिर यहां पर जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले समुद्र में हुई। पहली बार जो जंतु बने कायदे से, जिन्हें अभी हम जंतु में रख रहे हैं, वो पॉरीफेरा के सदस्य हैं। तो स्वाभाविक रूप से पॉरीफेरा के मेंबर्स कहां पर पाए जाने चाहिए? तो ये ज्यादातर समुद्री जल में पाए जाते हैं, पर सारे के सारे समुद्री जल में ही नहीं होते हैं, क्योंकि आपने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में स्पंजिला भी पढ़ा है, जिसको हम स्वच्छ जलीय स्पंज कहते हैं। तो कुछ यहां स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, पर अधिकांश स्पंज कहां पर पाए जा रहे होते हैं? तो ये समुद्री जल में ही पाए जाते हैं। तो अधिकांश कैसे रहेंगे? समुद्री जल या लवणीय जल में पाए जाएंगे। कुछ कहां पर पाए जाते हैं? स्वच्छ जल में। एग्जाम्पल हमने किसका लिया यहां पर? स्पॉन्जिला का, जिसे क्या बोलते हैं? फ्रेश वाटर स्पंज कहा जाता है। अब यहां पर अगर मैं इनके बॉडी फॉर्म्स के बारे में अगर देखूं, तो यहां बॉडी फॉर्म के बारे में आप देखें तो जरा हम इस वीडियो पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। आप देखें कि एक पर्सन है जो कि एक इंक यहां पे नीचे की तरफ डाल रहा है। थोड़ी देर बाद स्पंज के अंदर इंक जाती है और यहां से बाहर निकलने लगती है। तो आप देखिए, एक स्पंज के शरीर में जो कई सारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इन छिद्रों को हम क्या बोलते हैं? ऑस्टिया, जिनकी संख्या अनेक होती है, और जो वाटर के लिए इनलेट का काम करते हैं, जहां से वाटर शरीर में प्रवेश करता है। और एक बड़ा छिद्र जहां से वाटर शरीर से बाहर आता है, उसको नाम क्या देते हैं? ऑस्कुलम नाम दिया जाता है। तो ऑस्टिया से वाटर अंदर जाता है, ऑस्कुलम से बाहर आता है। तो आप देखिए, पूरी सतह कैसी रहेगी? छिद्रित होती है। मुख रूपी संरचनाएं जो छोटी हैं, इनको नाम क्या दिया है? ऑस्टिया। और वहीं जो बड़ा होता है, इसको हम नाम क्या देते हैं? ऑस्कुलम। फिर आप देखिए, ऑस्टिया के थ्रू वाटर, या जो अभी हमने इंक की बात की, वो शरीर के अंदर गई थी, और ऑस्कुलम के थ्रू शरीर से बाहर आई। तो यहां जो ऑस्टिया है वो काम कर रहा है प्रवेश द्वार का, और ऑस्कुलम काम करता है निकास द्वार का। अब यहां अगली बात आती है कि अगर हम इनके जनरल कैरेक्टर्स देखें, तो जनरल कैरेक्टर्स में आप देखिए, सबसे पहले हमने कहा कि अधिकांशतः कैसे होते हैं? असममित होते हैं। अधिकांशतः असममित हैं,
इसका मतलब हुआ कि कुछ ना कुछ तो बचे, जो बचे उनके अंदर अरीय सममिति पाई जाती है। तो ज्यादातर में सिमेट्री कैसी रहेगी? एसिमेट्रिकल, जबकि कुछ में क्या होगा? रेडियल सिमेट्री होगी। एग्जाम्पल में साइकन और ल्यूकोसोलेनिया। मतलब अगर एग्जाम में हमसे पूछा जाता है कि पॉलीफेरा के मेंबर्स में सिमेट्री कैसी होती है, तो हमारा आंसर होगा एसिमेट्रिकल। अब वहीं अगला देखिए, हम बात कर चुके हैं कि इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होगा? सेलुलर लेवल। हम बात कर चुके हैं यहां कि इनमें शरीर योजना या बॉडी प्लान कौन सा पाया जाएगा, तो हमने बात की है कि इनके अंदर सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान पाया जाता है, जहां जंतु के शरीर में कई सारी कोशिकाएं हैं जो एक साथ इकट्ठी होकर के शरीर का निर्माण करती हैं। तो यहां शरीर योजना कैसा है? कोशिका समूह या सेल एग्रीगेट प्लान। जब हमने बात की बॉडी कैविटी की, तो मैंने आपसे कहा कि पॉलीफेरा से लेकर के प्लेटीहेल्मिन्थिस तक सारे मेंबर्स को हम किस में रखते हैं? अगुहीय के अंदर रखते हैं। यानी हम कहते हैं कि इनके अंदर देह गुहा नहीं पाई जाती है। तो ये जंतु कैसे होंगे? अगुहीय जंतु होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें और थोड़ा सा एनसीईआरटी से आगे चलते हैं साथ में। तो यहां पर हम अगर पॉलीफेरा के मेंबर्स में बात करते हैं इनकी बॉडी वॉल के बारे में, तो बॉडी वॉल में आप देखें तो पॉलीफेरा के मेंबर्स की बॉडी वॉल में हम कहते हैं कि 3 लेयर पाई जाती हैं। एक लेयर जो कि बाहर की तरफ पाई जाती है, आप डायग्राम में देखें, एक बॉडी वॉल में लेयर ये है जो कि बाहर की तरफ पाई जा रही है। वहीं बॉडी के अंदर एक और लेयर है जो कि यहां पाई जाती है अंदर की तरफ, यानी कि एक लेयर यहां पर ये हो गई अंदर की तरफ, और यहां पर दोनों के बीच में जो स्थान है या दोनों के बीच का जो स्पेस है, ये वाला पार्ट, ये तीसरी लेयर हो गई। तो सबसे बाहर की तरफ, जिसको मैंने लाल रंग से किया है, ये जो लेयर है, इस लेयर को हम नाम देते हैं बेटा पिनेकोडर्म। क्या कहा जाता है? पिनेकोडर्म। सबसे अंदर की तरफ वाली लेयर को नाम दिया जाता है कोएनोडर्म। बीच में जो पाया जाता है इसे हम मीसोहाइल कहते हैं या मीसेनकाइम कहा जाता है। तो अब यहां देखें, जो पिनेकोडर्म वाला पार्ट है उसको आपको यहां पे दिखाया है। पिनेकोडर्म में 2 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक कोशिका ये है जिसको कहा जाता है पिनेकोसाइट, एक और कोशिका ये है जिसे कहा जाता है पोरोसाइट। तो ये 2 तरह की कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं? पिनेकोडर्म में। अब जरा देखें, बॉडी वॉल में बाहर की लेयर का नाम क्या है? पिनेकोडर्म। कौन कौन सी सेल पाई जाती हैं? पिनेकोसाइट। कैसी है? चपटी है। दूसरी कौन सी है? पोरोसाइट, जो कैसी है? अंडाकार होती है। तो यहां पर आप देखें, हमने देखा कि बाहर की तरफ यानी कि पिनेकोडर्म में 2 तरह की कोशिकाएं हैं। चपटी कोशिका का नाम पिनेकोसाइट, और वहीं पर लगभग अंडाकार कोशिका का नाम क्या है? यहां पर पोरोसाइट। अब यहां पर बीच का ये जो हमने यहां पर हरे रंग से स्थान मार्क किया, इस स्थान को हमने नाम क्या दिया था? मीसोहाइल या मीसेनकाइम नाम दिया। इसमें कुछ अमीबॉइड सेल्स पाई जाती हैं। अमीबॉइड यानी कि अमीबा के समान। अमीबा के समान का मतलब होता है जब अगर किसी कोशिका की आकृति अनियमित हो तो उसे अमीबा के समान कहा जाता है। जैसे आपने ब्लड में WBC की शेप के बारे में पढ़ा है कि हम कहते हैं कि ये अमीबा के समान होती हैं। तो यहां पर बीच में मीसेनकाइम में या मीसोहाइल में कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि अमीबा के समान होती हैं या अमीबा के समान दिखती हैं। ये कोशिकाएं अनेक प्रकार के कार्य करती हैं। जैसे इसमें आर्कियोसाइट होती है जो टोटीपोटेंट सेल कही जाती है। स्क्लेरोब्लास्ट होती है जो कि यहां पर कुछ स्पिक्यूल्स का फॉर्मेशन करती है। स्पॉन्जियोब्लास्ट होती है जो स्पॉन्जियन रेशे बनाती है। इस तरह अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती हैं। आपको नाम याद नहीं रखने, अधिकतम याद रखो तो आर्कियोसाइट नाम याद रख लेना, क्योंकि आर्कियोसाइट फिर भी काम आता है आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर जब आप पढ़ते हैं, और वहां पर जब स्पंजेस में इंटरनल बड पढ़ते हैं तो वहां आर्कियोसाइट आपके काम आ जाता है। बाकी सेल्स के नाम बहुत ज्यादा याद नहीं करने हैं। सिंपली याद रखें,
बीच में यहां पर क्या पाया जा रहा था, मीसोहाइल या मीसेनकाइम पाया जा रहा है। अब ये जो मीसोहाइल या मीसेनकाइम है, ये देखिए ये आ गया। इसमें हमने क्या कहा कि यहां पर कुछ अमीबा के समान कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे कि आर्कियोसाइट हो गई, स्क्लेरोब्लास्ट हो जाती है, तो ये कुछ कोशिकाएं हैं। अब इसके बाद सबसे अंदर की तरफ इनरमोस्ट जो लेयर है, इनरमोस्ट लेयर को हम नाम देते हैं कोएनोडर्म। सबसे अंदर की लेयर का नाम क्या हो जाता है, कोएनोडर्म। कोएनोडर्म में स्पंज की कैरेक्टरिस्टिक सेल पाई जाती है, जिसको नाम दिया जाता है कोएनोसाइट या कॉलर कोशिका। सबसे अंदर की लेयर का नाम कोएनोडर्म। ये देखिए, कोएनोडर्म में कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉलर सेल या कोएनोसाइट कहा जाता है। और ये कोशिकाएं स्पंजों को छोड़ करके बाकी कहीं नहीं पाई जाती हैं। अब यहां पर सबसे अंदर की लेयर आप देखें तो अंदर की लेयर का नाम क्या है, कोएनोडर्म। कौन सी कोशिका पाई जाती है इसमें, तो कॉलर कोशिका या कोएनोसाइट पाई जाती है। ये कॉलर कोशिका या कोएनोसाइट में एक बड़ा फ्लैजिला पाया जाता है। आप देखें यहां पर आप डायग्राम में, तो आपको यहां पर एक बड़ा सा फ्लैजिला दिख रहा है। तो इसमें क्या होता है, एक बड़ा सा फ्लैजिला पाया जाता है। और ये जो कोएनोसाइट है, ये पॉरीफेरा का अभिलाक्षणिक गुण है, यानी कि पॉरीफेरा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। पॉरीफेरा को छोड़ करके बाकी किसी दूसरे फाइलम के मेंबर्स में यह सेल नहीं पाई जाती है। बॉडी वॉल में हम बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पॉरीफेरा की कैरेक्टरिस्टिक सेल यानी कि कॉलर सेल या कोएनोसाइट को और इलेबोरेट कर लेते हैं। यहां पर आप देखें, यह सेल आपको दिखाई है, ये एक कॉलर सेल है। ये सेल एक कॉलर सेल है। अब ये जो कॉलर सेल है, इसको अगर आप देखें तो यहां पर आपको बीच में एक बड़ा सा फ्लैजिला दिखाई देता है। तो ये बीच में एक बड़ा सा फ्लैजिला हो जाता है। और ये जो फ्लैजिला है, इसके लगातार मूव करने की वजह से, इसके लगातार बीट करने की वजह से यहां एक वाटर करंट जनरेट होता है। और ये वाटर करंट सब्सटेंसेस को मूव कराता है, मूवमेंट कराता है। तो यहां पर जो कॉलर कोशिका है, इसका काम क्या हुआ कि पहला तो जल का नियमित बहाव बनाए रखना। भाई जब अगर कॉलर कोशिका जो सबसे अंदर की ओर पाई जा रही है, आप यहां देखें, अगर ये अंदर की ओर पाई जाने वाली सारी कॉलर कोशिकाओं के फ्लैजिला बीट करेंगे तो वाटर करंट जनरेट हुआ ना। ये जो वाटर करंट जनरेट होगा, ये वाटर करंट क्या करेगा कि सब्सटेंसेस को भी मूव कराएगा। तो यहां पर सब्सटेंसेस मूव होंगे, वाटर का मूवमेंट होता है। साथ ही ध्यान दें, स्पंजों में अंतः कोशिकीय पाचन होता है या इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। और यह इंट्रासेलुलर डाइजेशन इसी कोएनोसाइट में ही होता है। भाई ऐसे याद रख लो, स्पंज के पूरे शरीर में बाहर पानी, अंदर पानी, तो अब ये डाइजेशन करेगा कहां, तो डाइजेशन कहां होगा, कोशिका के अंदर। तो कौन सी कोशिका में होता है, कोएनोसाइट में। तो कोएनोसाइट का काम क्या हुआ, अंतःकोशिकीय पाचन। ये जो कोएनोसाइट है, क्या आप देखें, ये लाइन किसे कर रहे थे, तो स्पंजोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी को लाइन करते हैं। इस चीज को फिर एक बार डायग्राम से देखते हैं। हम यहां डायग्राम से देखें तो ये स्पंज के अंदर की कैविटी है, जिसको स्पंजोसील कहा जाता है या इसे पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं। इसको लाइन करने वाली कोशिका कौन सी है यहां पर, तो कोएनोसाइट इसको लाइन कर रही है। तो अब ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हम स्पंज में अब अगले एक पॉइंट पे चलते हैं, और ये पॉइंट है हमारा कैनाल सिस्टम, या जिसे वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहा जाता है। नाल तंत्र, या हम जिसे कहें कि जल परिवहन तंत्र यहां पर आ जाता है। तो ये नाल तंत्र या जल परिवहन तंत्र कार्य कैसे करता है, उस पर जरा ध्यान देते हैं। यहां आप देखें तो हमने स्पंज में देखा है कि ऊपर की तरफ एक बड़ी सी ओपनिंग होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम। फिर हमने कहा शरीर में कई सारी छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया। बाहर से जो जल है, ये ऑस्टिया द्वारा अंदर जाएगा, कहां पर पहुंचा बेटा, तो ये गया स्पंजोसील में। स्पंजोसील से अब ये जो वाटर है,
ये बाहर किसके थ्रू जाएगा? ऑस्कुलम के थ्रू। तो बाहर से वाटर कहां पहुंचा? सबसे पहले ऑस्टिया में। ऑस्टिया से कहां गया? स्पंजोसील में। स्पंजोसील से कहां चला गया? ऑस्कुलम पे जाएगा और फिर वहां से बाहर चला जाएगा। ये जो सिस्टम है इसी को कैनाल सिस्टम कहा जाता है। और यह कैनाल सिस्टम एक तरीके से आप कहें कि स्पंजों की जीवन रेखा है। स्पंज तभी तक जिंदा है जब तक कि उसमें कैनाल सिस्टम काम कर रहा है। अगर कैनाल सिस्टम काम नहीं करेगा तो स्पंज कोई भी लाइफ एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि ध्यान रखें स्पंज अपनी जगह से चिपका है तो खाना इसके पास आना चाहिए, जो शोषण के लिए गैसें हैं वो भी इसके पास आनी चाहिए, उत्सर्जी पदार्थ इससे दूर जाने चाहिए। तो अब सब कुछ अपने आप तो होगा नहीं, इसे परफॉर्म करने के लिए कौन है यहां पर? वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या कैनाल सिस्टम है। अब ये कैनाल सिस्टम में आप अगली चीज देखिए। अगली बात आती है, पहला तो हम पाथ देखते हैं। पाथ में आप देखो, अभी हमने कहा था कि जल सबसे पहले कहां पहुंचेगा? ऑस्टिया में। ऑस्टिया से कहां गया? स्पंजोसील में। फिर यहां से ऑस्कुलम, और ऑस्कुलम के बाद फिर ये जल बाहर चला जाता है। तो वाटर सबसे पहले कहां पर पहुंचा? ऑस्टिया। ऑस्टिया से कहां गया? स्पंजोसील। स्पंजोसील से कहां? ऑस्कुलम, और फिर यहां से बाहर। फिर अगला, ये जो कैनाल सिस्टम है ये स्पंजेस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी कि स्पंजों को छोड़कर कैनाल सिस्टम बाकी किसी भी दूसरे जंतु में नहीं पाया जाता है। तो यह स्पंज का अभिलाक्षणिक गुण है। फिर आप अगला देखिए, जल जो है वो सूक्ष्म रंध्र ऑस्टिया द्वारा शरीर भित्ति से स्पंजोसील में जाते हैं, और फिर स्पंजोसील से फिर बाहर किसके थ्रू निकल जाएगा? ऑस्कुलम के थ्रू। हम समझ ही चुके हैं। बात आती है कि ये कैनाल सिस्टम काम क्या क्या करता है। तो अगर आप कैनाल सिस्टम के काम देखें तो इसका पहला काम आ जाता है कि यह न्यूट्रिशन में हेल्प करेगा, यानी कि अभी मैंने कहा था स्पंज तो एक जगह चिपके हैं, भोजन इनके पास आना चाहिए, श्वसन वाली गैसें इनके पास आनी चाहिए, और साथ ही यहां से जो उत्सर्जी उत्पाद हैं वो भी बाहर जाने चाहिए। तो एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा। तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। फिर यहां अगली बात आती है कि स्पंजों में उत्सर्जन होता कैसे है और उत्सर्जी उत्पाद क्या है। तो जब स्पंज बेटा पानी में मौजूद है और इसके आसपास पानी खूब सारा है, तो जब अगर पानी खूब अवेलेबल होता है तो ऐसे एनिमल में उत्सर्जी उत्पाद क्या होता है? अमोनिया। और अमोनिया का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? शरीर भित्ति द्वारा। तो वही चीज यहां आ जाती है। उत्सर्जी उत्पाद क्या है? अमोनिया। अमोनिया को रिलीज या रिमूव किसके थ्रू किया जाएगा? तो शरीर की सामान्य सतह से रिलीज किया जाएगा। ऐसे जंतु जिनमें उत्सर्जी उत्पाद अमोनिया हो, उन जंतुओं को हम क्या कहते हैं? अमोनोटेलिक जंतु कहा जाता है। अब इसके बाद हम स्पंजों में अगला देखते हैं कंकाल के बारे में। अगर मैं स्पंज में कंकाल को देखूं तो स्पंज में अंतः कंकाल पाया जाता है, जो या तो कंटिकाओं या स्पिक्यूल्स का बना होता है, अथवा ध्यान रखें कंटिकाएं या स्पिक्यूल सेम बात, या तो कंटिकाओं का बना होगा या स्पंजिन रेशों का बना होता है। तो अंतः कंकाल किसका बना होता है? तो ध्यान रखें या तो कंटिकाएं यानी कि स्पिक्यूल्स होंगे, या फिर क्या पाया जाएगा यहां पर? स्पंजिन रेशे पाए जाएंगे, स्पंजिन फाइबर पाए जाएंगे। कंटिकाएं दो प्रकार की होती हैं, या तो ये बेटा कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होंगी, जब कैल्शियम की बनी होंगी तो इनको कैल्केरियस कहा जाएगा, या फिर ये किसकी बनी होंगी? सिलिका की बनी होंगी, तब इन्हें क्या कहा जाएगा? सिलिशियस कहा जाएगा। तो स्पंजों में अंतः कंकाल, ध्यान रखें कंकाल शरीर के बाहर नहीं होता, शरीर के अंदर होता है। एनसीईआरटी केवल स्केलेटन लिखती है, हम और स्पेसिफाई कर रहे हैं कि एंडोस्केलेटन है। एंडोस्केलेटन या तो स्पिक्यूल्स का या फिर स्पंजिन फाइबर का बना होता है। और ये मौजूद कहां पर होता है? तो स्वाभाविक सी बात है, यहां पर बीच में भरा हुआ है, तो बाहर की तरफ ये बेटा पिनेकोडर्म है, ये अंदर कोएनोडर्म है,
बीच की जगह को आपने क्या कहा था, मीसेनकाइम या मीसोहाइल नाम दिया था। पॉरीफेरा में जब हम जनन की बात करते हैं तो यहां दो प्रकार का जनन पाया जाता है। एक तो अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और दूसरा लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो ये दो तरीके से होता है। पहला तरीका आ जाता है यहां पर विखंडन या फ्रेगमेंटेशन। विखंडन या फ्रेगमेंटेशन का मतलब हुआ कि एक स्पंज की बॉडी जब कई सारे टुकड़ों में टूट जाए और इनमें से हर एक टुकड़ा अगर एक नए स्पंज का निर्माण करता हो तो इस तरह के जनन को विखंडन या फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ये एक स्पंज है, इसका शरीर कई सारे टुकड़ों में टूट जाता है। अब यहां पर ये जो टुकड़े बने, इनमें से ये जो टुकड़े हमको दिख रहे हैं, हर एक टुकड़ा एक नए स्पंज का निर्माण करे तो इस प्रकार के जनन को विखंडन या फ्रेगमेंटेशन कहा जाएगा। दूसरा तरीका मुकुलन या बडिंग। मुकुलन या बडिंग का मतलब होता है बड फॉर्मेशन। एक छोटी सी बड डेवलप होगी और उससे एक नए स्पंज का निर्माण हो जाएगा। पर यहां बडिंग भी दो प्रकार से होती है। पहला तरीका एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। इसका मतलब हुआ, मान लेते हैं ये एक स्पंज है और यहां भी मैंने अगर मान लिया कि ये एक स्पंज है। पहले वाले केस में बाह्य मुकुलन में अगर मैं देखूं तो यहां पर जो नई बड डेवलप होगी, जो नई बड बनेगी, वो यहां पर साइड में एक छोटी सी बड का डेवलपमेंट हुआ। तो बड क्योंकि शरीर से बाहर बनी तो बाह्य मुकुलन कहा जाता है। बाद में यही बड आगे ग्रो करेगी और ग्रो करने के बाद एक कंप्लीट स्पंज का निर्माण कर देगी। यह प्रक्रिया सामान्य परिस्थितियों में होती है, मतलब जब स्पंज को पर्याप्त मात्रा में वाटर अवेलेबल है, एनवायरमेंटल कंडीशंस इसके लिए अनुकूल हैं, तब बाह्य मुकुलन किया जाता है। आंतरिक मुकुलन या इंटरनल बडिंग, जिसको हम जेम्यूल फॉर्मेशन भी कहते हैं, जो हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर में भी पढ़ा है। तो यह तरीका होता है होस्टाइल कंडीशंस में, यानी अगर स्पंज के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं तब आंतरिक मुकुलन होगा। आंतरिक मुकुलन में इसके शरीर के अंदर एक बड का निर्माण होता है। यह बड निर्माण में आर्कियोसाइट कोशिका बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बाद में ये जो पेरेंटल स्पंज था, इसकी डेथ हो जाएगी और ये जो अंदर बड यहां डेवलप हुई, ये बड से कई सारे नए स्पंजेस का निर्माण हो जाएगा। इसको आंतरिक मुकुलन कहते हैं। अंतर याद रखेंगे, बाह्य मुकुलन सामान्य परिस्थितियों में होता है, जबकि आंतरिक मुकुलन प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। अब यहां पर बात करते हैं लैंगिक जनन के बारे में। तो लैंगिक जनन में पहली बात आती है कि ये उभयलिंगी हैं, यानी कि बाइसेक्सुअल हैं। जब एक ही एनिमल में मेल और फीमेल दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जा रहे हों तो ऐसे जंतु को हम उभयलिंगी या बाइसेक्सुअल कहते हैं। बाइसेक्सुअल हैं। साथ में यहां पर ध्यान रखें कि निषेचन कैसा होता है, आंतरिक होता है। ध्यान रखेंगे, निषेचन यहां कैसा होगा, आंतरिक निषेचन होता है। यह मैं स्पेशली इसलिए कह रहा हूं ध्यान रखने को, क्योंकि हम कई बार अपने दिमाग में एक कंसेप्ट बना लेते हैं कि जब एनिमल पानी में पाया जाए तो उसमें बाह्य निषेचन होता है, पर यह चीज स्पंज के लिए लागू नहीं होती है। स्पंज में निषेचन कैसा होगा, तो आंतरिक निषेचन होता है। साथ ही यहां पर क्या होता है कि जो निषेचन है यह हमेशा कैसा होता है कि साहब पर निषेचन होता है, स्व नहीं होता। यानी कि फर्टिलाइजेशन हमेशा कैसा रहेगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। और क्रॉस फर्टिलाइजेशन इसलिए होता है क्योंकि स्पंजेस प्रोटोगाइनस होते हैं, अर्थात इनमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पहले मैच्योर होते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बाद में मैच्योर होते हैं। जब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पहले मैच्योर होंगे
तो अब एक स्पंज में एक टाइम पर या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर होंगे या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर होंगे। जैसे मान लो ये स्पंज ज्यादा बुढ़ा मान लो, ये स्पंज यंग मान लो, तो यंग वाले में कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाएंगे? फीमेल। ओल्ड वाले में कौन से होंगे? मेल। तो अब इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन के चांसेस ही नहीं है। हमेशा फर्टिलाइजेशन कैसा रहेगा? क्रॉस होता है। क्यों? क्योंकि स्पंज प्रोटोगाइनस होते हैं। अगली चीज आती है, स्पंजेस में लार्वा पाया जाता है, और जब लार्वा होता है तो परिवर्धन हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कहा जाता है, यानी हम कहते हैं कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। जब लार्वा उपस्थित हो तो ऐसे डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है। तो यहां पर लार्वा पाया जाता है, डेवलपमेंट कैसा रहेगा? इनडायरेक्ट होता है। एक बार जरा हम लाइफ साइकिल समझ लेते हैं। लाइफ साइकिल में आप देखें तो यहां पर फीमेल गैमीट क्या है? ओवम। मेल गैमीट क्या है? स्पर्म। दोनों में निषेचन होगा। निषेचन कहां हो रहा है? जल में। दूसरी बात कैसा है? आंतरिक है। मैंने अभी कहा था कि स्पंज में निषेचन कैसा होता है? आंतरिक। और कैसा होगा? परनिषेचन है। क्यों परनिषेचन या क्रॉस फर्टिलाइजेशन है? क्योंकि प्रोटोगाइनस कंडीशन है। निषेचन के बाद क्या बनेगा? जाइगोट या युग्मनज। ये जो जाइगोट या युग्मनज बना, इसमें बेटा क्लीवेज या विदलन होगा, और विदलन के बाद अब यहां क्या बनेगा? लार्वा। लार्वा कौन सा बनता है? तो एक बार नाम याद रख लेंगे। साइकन या स्काइफा जो है, इसके लार्वा का नाम होता है एम्फीब्लास्टुला, जबकि ल्यूकोसोलेनिया के लार्वा का नाम होता है पैरेन्काइमुला। तो साइकन के लार्वा का नाम एम्फीब्लास्टुला और ल्यूकोसोलेनिया के लार्वा का नाम पैरेन्काइमुला। लार्वा में अब कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस होगा, और मेटामॉर्फोसिस के बाद अब क्या बन जाएगा? वयस्क स्पंज बन जाएगा। यानी यहां मुख्य मुद्दे की बात है कि आपको लार्वा याद रखने हैं। साइकन के लार्वा का नाम क्या है? तो साइकन का लार्वा हो गया एम्फीब्लास्टुला, और ल्यूकोसोलेनिया के लार्वा का नाम क्या हो जाता है? पैरेन्काइमुला। अब इसके बाद हम जरा स्पंज में कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल से। पहला एग्जाम्पल हम यहां पर लें तो ये कौन है? साइकन या साइफा। फिर इसके बाद अगला आ जाता है जिसको हम कहते हैं स्पंजिला या फ्रेश वाटर स्पंज कहा जाता है, स्वच्छ जल में पाया जाने वाला स्पंज है। फिर यहां अगला आ जाता है यू स्पंजिया, जिसे हम क्या बोलते हैं? बाथ स्पंज कहा जाता है। अब ध्यान रखें, यू स्पंजिया या बाथ स्पंज को यूज किया जाता है नहाते टाइम साबुन शरीर पे रब करने के लिए। तो अब क्या यू स्पंजिया के शरीर में स्पिक्यूल्स होने चाहिए या स्पंजिन फाइबर? बताओ क्या होगा बेटा? अगर यहां पर स्पिक्यूल या कंटिकाएं पाई जाएंगी तो जो रब करेगा उसके शरीर में चुभ नहीं जाएंगी। तो इसके शरीर में केवल क्या होना चाहिए? स्पंजिन फाइबर पाए जाने चाहिए, यहां पर स्पिक्यूल्स नहीं होने चाहिए। कुछ और उदाहरण लेते हैं। अगला उदाहरण अगर हम लें तो अगला हम यहां पर ले सकते हैं क्लायोना, जिसको कहा जाता है बोरिंग स्पंज। क्लायोना का नाम बोरिंग स्पंज। ये जो क्लायोना या बोरिंग स्पंज है, ये बेटा पर्ल इंडस्ट्री के लिए हार्मफुल होता है। पर्ल इंडस्ट्री यानी कि मोती उद्योग, तो ये क्या करता है? पर्ल ओस्टर में छेद कर देता है। तो इसीलिए क्लायोना पर्ल इंडस्ट्री के लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि पर्ल्स की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। फिर अगला हम ले सकते हैं ल्यूकोसोलेनिया, जिसको क्या कहा जाता है कि स्मॉलेस्ट स्पंज है, सबसे छोटा स्पंज है। फिर हम यहां पर ले सकते हैं इसमें यू प्लेक्टेला, और यू प्लेक्टेला को वीनस फ्लावर बास्केट कहा जाता है। यह जापान में शादी में गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। तो मेनली एग्जाम्पल याद रखना एनसीईआरटी के। पहला एग्जाम्पल साइकन या दूसरा नाम क्या था? साइफा। दूसरा एग्जाम्पल स्पंजिला, जिसका नाम क्या है? फ्रेश वाटर स्पंज। और तीसरा यू स्पंजिया, जिसका नाम क्या है? बाथ स्पंज। फ्रेश वाटर में कौन सा स्पंज होगा?
तो स्पंजिला पाया जाता है। ये जो हमने बात की फाइलम पॉरीफेरा के बारे में, ये सारी चीजें एनसीईआरटी में पेज 48 पर और मॉड्यूल में अगर आप देखेंगे तो ये पेज नंबर 12 या 12 पर आपको मिलेंगी। ध्यान रखें, एनसीईआरटी मॉड्यूल साथ साथ रखें, साथ साथ सारी चीजों को नोट करते जाएं, साथ के साथ एग्जाम्पल्स रिवाइज करते जाएं। आपने पहले एनिमल किंगडम पढ़ रखा है, आपको रिवाइज करना है, थोड़ी अपनी स्पीड भी बनाए रखनी है और साथ के साथ सारी चीजों को रिवाइज भी करना है। बच्चों, अभी हमने बात की फाइलम पॉरीफेरा के बारे में, जिसके मेंबर्स को कॉमनली हम स्पंज कहते हैं। अब इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला फाइलम आता है जिसका नाम है निडेरिया। फाइलम निडेरिया का एक और नाम होता है सीलेंट्रेटा। अब नाम है तो कुछ ना कुछ कारण होना चाहिए कि नाम है क्यों। निडेरिया नाम इनकी निडोब्लास्ट कोशिकाओं की वजह से है और सीलेंट्रेटा जो नाम है वह इनके शरीर में पाई जाने वाली गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सीलेंट्रॉन के कारण है। तो अब हम देखेंगे कि फाइलम निडेरिया के जो मेंबर्स हैं उनके मेन कैरेक्टर्स क्या हैं। तो इन कैरेक्टर्स में हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखें तो पहला पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस किया, जहां पर हमने कहा कि निडोसाइट की उपस्थिति के कारण फाइलम को नाम क्या दिया गया, निडेरिया। तो निडेरिया और निडोब्लास्ट दोनों नाम मिलते जुलते हैं। निडोब्लास्ट की उपस्थिति के कारण फाइलम का नाम क्या है, निडेरिया। फिर अगला आता है, जब आप किसी भी जंतु के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको पहले ये तो पता हो कि जंतु आपको मिलेगा कहाँ, कैसा है, क्या खाता पीता है, सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसके आवास और व्यवहार वगैरह से। आवास में आप देखें तो यहां पर कहा है कि अधिकांशतः समुद्री, ज्यादातर कैसे हैं, समुद्री हैं, जबकि कुछ कैसे होते हैं, स्वच्छ जलीय। फिर वापस से वही बात आ जाती है, जीवन की उत्पत्ति कहां हुई थी, पानी में, और पानी में भी प्रिमिटिव ओशियन के अंदर लाइफ का ओरिजिन हुआ। तो सबसे पुराने जो एनिमल्स हैं वो आपको ज्यादातर एक्वेटिक मीडियम में ही मिलते हैं या पानी में पाए जाते हैं। और पानी में भी कहां मिलेंगे आपको, तो लवणीय जल यानी कि समुद्री पानी में ये जंतु आपको मिलेंगे। ज्यादातर समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, कुछ इनमें से हैं जो कि स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रा की कुछ स्पीसीज हैं जो कि फ्रेश वाटर में भी पाई जाती हैं। फिर यहां पे हाइड्रा के आगे लिखा है कि मांसाहारी। तो अब ये इसकी आदत के बारे में आ गया। मांसाहारी यानी कि एनिमल कैसा है, कार्निवोरस है। तो कार्निवोरस है, इसका मतलब है कि ये दूसरे एनिमल्स को खाता होगा। बच्चों, बड़ी अमेजिंग सी बात है, हाइड्रा मेंबर है निडेरिया का, बहुत छोटा सा और बहुत सिंपल से एनिमल्स का फाइलम है, पर हाइड्रा खाता है आर्थ्रोपोड्स को। आर्थ्रोपोड आप जानते हैं बहुत बड़ा फाइलम है। निडेरिया की तुलना में कहीं ज्यादा जटिल जंतु वहां पर मौजूद हैं, पर हाइड्रा कुछ आर्थ्रोपोड्स को खाता है। तो हाइड्रा क्या है, मांसाहारी है। अब अगली बात आती है कि ये सेसाइल यानी कि स्थावर हो सकते हैं। सेसाइल शब्द का मतलब क्या हुआ, जब कोई एनिमल अपने सबस्ट्रेटम के साथ, अपने आधार के साथ चिपका रहता हो, तो ऐसे जंतु को हम क्या बोलते हैं, सेसाइल। जैसे मान लो अगर मैं सिर्फ ऐसे खड़ा रहूं, मान लो मेरे शूज में अगर क्विक फिक्स लगी हो और मैं सीधे खड़ा ही रहूं, तो ये कंडीशन क्या हुई, सेसाइल हुई। वहीं अगर मैं अपनी जगह से मूव कर सकता हूं तो इसका मतलब है कि अब मैं क्या हो गया, फ्री मूविंग हो गया। तो वही चीज यहां लागू होती है। यहां पर हमने कहा कि या तो सेसाइल होंगे या फिर कैसे होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं। भाई पानी में है तो चलेंगे तो नहीं, पानी में तो तैरेंगे ना, तो इसीलिए हमने कहा कि मुक्त रूप से तैरने वाले होते हैं। फिर आगे आता है कि हम इनके सामान्य लक्षणों को अगर देखें तो सामान्य लक्षण में सममिति के बारे में बात कर रहे हैं
और यहां पर अरीय सममिति पाई जाती है। यह सिमेट्री कैसी रहेगी? रेडियल। आप फिर ध्यान दें, रेडियल सिमेट्री में मैंने आपको बताया था कि अगर एनिमल की बॉडी के लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस का मतलब क्या था? शरीर मान लो लंबाई में अगर ऐसे हैं, दोनों तरफ से केंद्र को मिलाती हुई जो रेखा होगी उसको लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस कहा जाता है। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से होकर के गुजरने वाला कोई भी प्लेन, कोई भी तल अगर जंतु के शरीर को दो बराबर भागों में बांट देता है तो ऐसी सममिति को अरीय सममिति या रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। आप देखें, यहां हमने एनिमल लिया और फिर वापस से देखिए, जो मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था कि एनसीईआरटी जो समझाना चाहती है, तो एनसीईआरटी ने यहां पे क्या किया है कि एक ग्लास की स्लाइड ये ली है और वहीं एक दूसरी ग्लास की स्लाइड ये ली है और यहां पे आपको कट करके बताया है कि एनिमल को हम ऐसे ऐसे करके बराबर हिस्सों में काट सकते हैं। वहीं जरा इधर वाले डायग्राम में भी देखो, क्या तुम्हें एक ग्लास की स्लाइड ये नहीं दिख रही है? एक और स्लाइड तुमको ये नहीं दिख रही है? ये भी तो एक स्लाइड है और ये भी एक स्लाइड है। तो यहां ये डायग्राम भी आपको बताना चाहता है कि एनिमल की बॉडी को बस सेंटर से होते हुए पास करना है। किसी भी प्लेन से अगर आप काटेंगे तो बराबर हिस्से आपको मिलेंगे। इस तरह की सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं? रेडियल सिमेट्री या अरीय सममिति कहा जाता है। अब यहां सिमेट्री के बाद और कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं। तो कैरेक्टर्स में सबसे पहली चीज कही कि संगठन का कौन सा स्तर पाया जाता है, तो ऊतक स्तर पाया जाएगा। ऊतक स्तर का संगठन है समान संरचना, समान उत्पत्ति और समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक। तो ऊतक स्तर का संगठन पाया जाता है। संगठन के बाद फिर आप देखें अगुहीय होते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि सत्य देह गुहा एनिलिडा से शुरू होती है, कूट देह गुहा एस्के हेलमिंथिस में पाई जाती है। उससे पहले प्लेटी हेलमिंथिस तक के सारे सदस्य अगुहीय हैं, तो ये एसीलोमेट हैं, इनमें सीलोम नहीं पाई जाती है। फिर अगली बात आती है कि द्विकोरकी हैं। द्विकोरकी का मतलब हुआ कि इनमें भ्रूणीय अवस्था में कितनी जर्म लेयर पाई जा रही होंगी, तो 2 जर्म लेयर पाई जाती हैं। बाहर की तरफ एक्टोडर्म और अंदर की तरफ एंडोडर्म। जब अगर 2 जर्म लेयर पाई जा रही हो तो ऐसे जंतुओं को द्विकोरकी या डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। अब जरा हम एक सीलेंट्रेट जैसे कि हाइड्रा की शरीर का एक लंबवत काट के हम जरा इसके शरीर के बारे में कुछ चीजें देखते हैं। तो आप देखें, लंबवत काट अगर आप काटेंगे तो आपको एनिमल कुछ ऐसे करके दिखेगा। अब जरा देखिए, हाइड्रा के शरीर पर ऊपर की तरफ आपको यहां पर ये टेंटिकल्स या स्पर्शक दिखाई देते हैं। क्या दिखते हैं? टेंटिकल या स्पर्शक। ऊपर की तरफ इसके कुछ हाथ जैसे दिख रहे हैं, इनको टेंटिकल या स्पर्शक कहा जाता है। फिर आप जरा देखें, यहां पर ये बेटा इसकी देह गुहा है। ये क्या है? इसकी देह गुहा है और देह गुहा की एक ही ओपनिंग है, ये ओपनिंग है जहां से वेस्ट मटेरियल बाहर जाएगा, यानी कि एनस का काम करेगी, और यहीं से फूड मटेरियल अंदर की तरफ आएगा, यानी कि माउथ की तरह काम करेगी। जब अगर एनिमल में ऐसी व्यवस्था पाई जाए तो इस तरह की शरीर योजना को या बॉडी प्लान को हमने क्या कहा है? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहा है। फिर देखिए, बॉडी कैसी है? बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ओपनिंग कितनी है? 1। यही ओपनिंग माउथ का भी काम करती है और एनस का भी काम करती है। साथ में जरा बॉडी वॉल भी देखें। बॉडी वॉल को अगर हम देखते हैं तो मुझे यहां पे 2 लेयर दिखती हैं। एक तो देखो, ये बाहर की तरफ एक लेयर आपको दिखी और वहीं पर अगर आप देखेंगे तो एक दूसरी लेयर आपको यहां पर ये अंदर की तरफ दिख जाती है। तो बॉडी वॉल में कितनी लेयर हैं? 2। बाहर की तरफ की जो लेयर है इसको हम नाम देंगे एपिडर्मिस और अंदर वाली जो है इसको नाम देंगे गैस्ट्रोडर्मिस। नाम याद रख लो तो अच्छा, नहीं भी याद रखोगे तो उतनी समस्या नहीं है।
बाहर की लेयर का नाम एपिडर्मिस, अंदर की लेयर का नाम गैस्ट्रोडर्मिस। संभवतः आपको एपिडर्मिस याद रखने में दिक्कत नहीं आएगी। गैस्ट्रोडर्मिस शब्द ऐसे याद रखें कि अंदर की जो बॉडी वॉल है वो देह गुहा के संपर्क में है, और यहां पर जो देह गुहा है इसको गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहा जाता है या जठर संवहनीय गुहा कहा जाता है, क्योंकि भोजन का पाचन यही होता है। पाचन हो रहा है तो गैस्ट्रो शब्द का हम उपयोग कर सकते हैं। फिर देखिए दोनों के बीच में, अब यहां पर दोनों के बीच में इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो भाग यहां पर येलो कलर से हमने इंडिकेट किया है, तो यहां पर दोनों के बीच में पाई जाती है मीसोग्लिया। ये यहां पर क्या मौजूद है? मीसोग्लिया मौजूद है। अंतर ध्यान दें, पॉरीफेरा में हमने मीसेनकाइम या मीसोहाइल की बात की थी, यहां हम बात कर रहे हैं मीसोग्लिया के बारे में। वहां मीसोहाइल में कोशिकाएं पाई जा रही थी, यहां मीसोग्लिया में कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। नाम को आप और को रिलेट करें। जब आपने डिप्लोब्लास्टिक वाला डायग्राम देखा था तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच मीसोग्लिया मौजूद थी। मीसोग्लिया वाला जो पार्ट था वहां पर कोशिकाएं थी क्या? नहीं ना, कोशिकाएं नहीं थी तो यहां भी नहीं होंगी। तो एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच मीसोग्लिया पाई जाती है। और कुछ यहां देखें तो एक और बात अलग से थोड़ी सी याद रखेंगे। याद ये रखेंगे कि यहां पर सीलेंट्रेटा के मेंबर्स में कुछ टोटीपोटेंट सेल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? टोटीपोटेंट सेल या पूर्ण शक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। पूर्ण शक्त का मतलब हुआ ऐसी कोशिका जो विभाजित होकर के कोई भी दूसरी कोशिका बना सकती हो, उसे पूर्ण शक्त कोशिका कहा जाता है। हमने पॉरीफेरा में देखा था, वहां पर आर्कियोसाइट सेल जो थी वह पूर्ण शक्त कोशिका थी, और आर्कियोसाइट कहां पाई जा रही थी? मीसोहाइल में। यहां पर जो पूर्ण शक्त कोशिकाएं हैं इन्हें इंटरस्टिशियल सेल या अंतराली कोशिकाएं कहा जाता है। पूर्ण शक्त कोशिकाओं का नाम क्या होता है? अंतराली कोशिका या इंटरस्टिशियल सेल। और ये पाई कहां जाएंगी? तो भाई यहां पर मीसोग्लिया में तो कोशिकाएं हैं ही नहीं, तो कहां मौजूद होगी? या तो एपिडर्मिस में या फिर गैस्ट्रोडर्मिस में। तो इंटरस्टिशियल सेल कहां पाई जाती हैं? एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस में होती हैं, मीसोग्लिया में नहीं पाई जाती हैं। फिर यहां पर अगला कैरेक्टर हम देखते हैं, तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आ जाता है जिसे कहा जाता है मेटाजेनेसिस या ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हिंदी में हम इसे नाम देते हैं पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण का मतलब है कि सीलेंट्रेटा के अधिकांश सदस्य, ध्यान रखें मैं सारे सदस्य नहीं कह रहा हूं, मैंने कहा कि अधिकांश सदस्य जीवन में दो अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। इनमें एक पीढ़ी जो है वह अलैंगिक जनन करती है, फिर अगली पीढ़ी में लैंगिक जनन होता है, फिर अगली पीढ़ी अलैंगिक जनन करेगी और फिर उससे अगली पीढ़ी में लैंगिक जनन होता है। यानी कि अलैंगिक और लैंगिक जनन हर पीढ़ी में बदलता रहता है, एकांतरित होता है। इसी को हम नाम देते हैं पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण में यहां पर जीवन में दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहली अवस्था जो होती है इसको हम नाम देते हैं पॉलिप। पहली अवस्था का नाम क्या है? पॉलिप। और पॉलिप का बेटा एनसीईआरटी ने जो हमें एग्जाम्पल दिया है उसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको मिलता है एडेम्सिया। आप हाइड्रा भी ले सकते हैं। एडेम्सिया एग्जाम्पल किसका है? पॉलिप का एग्जाम्पल है। सिंपल सी बात, मुंह ऊपर की तरफ करके अगर खड़ा हो तो वो कौन है? पॉलिप। तो मुंह ऊपर की तरफ करे, हाथ ऐसे फैला करके खड़ा हो तो वो कौन हुआ? पॉलिप। दूसरी अवस्था आती है। दूसरी अवस्था का नाम क्या है? मेड्यूसा। दूसरी अवस्था का नाम क्या है? मेड्यूसा। मेड्यूसा नाम में देखो यू आएगा ना, मेड्यूसा। यू को तुम कोरिलेट कर दो उल्टा, तो जो उल्टा खड़ा हो यानी कि उसका मुंह अगर नीचे की तरफ हो तो वो अवस्था कौन सी हो जाती है? मेड्यूसा अवस्था।
और मेड्यूसा का एग्जाम्पल है आपके पास ऑरिलिया। अब देखो, अभी जो कोरिलेशन मैंने तुम्हें बताया, मैंने उसमें कहा कि पॉलिप में मुंह कहां होता है, ऊपर की तरफ, तो देखो, और मेड्यूसा में मैंने क्या कहा कि मुंह कहां होता है, नीचे की तरफ। तो यहां पे देखिए, आपको दिख रहा है। तो कितने प्रकार के रूप पाए जा रहे हैं? 2। पहले रूप का नाम क्या है? पॉलिप। दूसरे रूप का नाम क्या है? मेड्यूसा। अब इनके कुछ और लक्षण हम देखते हैं। तो पहली बात, यहां पर आप देखिए बेलनाकार है, हमें शेप दिख रहा है ना, कैसा है ये? सिलिंड्रिकल या बेलनाकार है। वहीं यहां पे देखो, ये तुम्हें कैसा दिखाई दे रहा है? छाते के जैसा दिख रहा है। छाता या अम्ब्रेला जो है उसके जैसा दिख रहा है। तो ये कैसा हो गया? छतरीनुमा। ये जिस तरीके का दिख रहा है, तो उसमें देखो नीचे ये काफी कुछ चीजें अपने को जुड़ी हुई दिख रही हैं। तो इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं जमीन से जुड़ा होगा। अगर जमीन से जुड़ा रहता है तो क्या इसमें प्रचलन होता होगा? नहीं, प्रचलन नहीं होता। तो इसका मतलब है कैसा होगा? सेसाइल। वहीं जब ये छाते के जैसा है, तो अगर तुम बेटा पानी में या समुद्र में कोई छाता डाल दोगे, तो क्या वो छाता एक जगह रुक जाएगा या इधर उधर तैरता रहेगा? तो तैरेगा ना। इसीलिए मेड्यूसा को याद रखो कि ये कैसा होता है? फ्री स्विमिंग होता है। पॉलिप एक जगह पे चिपका, मेड्यूसा फ्री स्विमिंग। पॉलिप में अगला देखिए, अगली चीज आती है। पॉलिप जो है या तो एकल या सॉलिटरी होता है, अथवा निवही यानी कि कॉलोनियल। यानी कि एक संभावना तो यह है कि पॉलिप एक यहां हो, दूसरा वहां हो, तीसरा वहां हो, चौथा वहां हो, दूर दूर अकेले अकेले हो। और दूसरी संभावना यह है कि हो सकता है कि पॉलिप पास पास में ही कई सारे हों। जब अकेले अकेले हों तो हमने क्या कहा? सॉलिटरी कहा। जब एक साथ कई सारे आ जाएं तो हमने नाम क्या दिया? इन्हें कॉलोनियल कहा। वहीं जब अगर आप देखते हैं ऑरिलिया को, तो अब भाई तैरता हुआ जो होगा वो तो अकेले ही रहेगा ना, ग्रुप में तो नहीं होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये कैसा होता है? सॉलिटरी यानी कि एकल होता है। मैंने अभी यहां कहा था कि मुख किधर की तरफ होगा? ऊपर। और स्पर्शक भी कहां होंगे? ऊपर की तरफ। जबकि यहां पर मुख और स्पर्शक किधर हो जाएंगे? नीचे की तरफ। शुरुआत में ही मैंने आपको कहा था कि अलैंगिक जनन करने वाला पॉलिप और लैंगिक जनन करने वाला मेड्यूसा होता है। तो पॉलिप में जनन कैसा होता है? अलैंगिक। जबकि वहीं पर मेड्यूसा में रिप्रोडक्शन कैसा होगा? सेक्सुअल। पॉलिप में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जबकि मेड्यूसा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये जो चीज है इसको अब हम एक बार और समझते हैं। यहां पर अब बताओ, ये वाली स्टेज कौन सी है? पॉलिप या मेड्यूसा? ये है पॉलिप। और ये वाली स्टेज कौन सी है? मेड्यूसा। यहां देखिए, जब पॉलिप में जनन हुआ तो पॉलिप में जनन से क्या बना? मेड्यूसा। और पॉलिप से मेड्यूसा के निर्माण के लिए होने वाला जनन कैसा है? अलैंगिक है। वहीं जब मेड्यूसा में जनन होता है तो निर्माण किसका होगा? पॉलिप का। और मेड्यूसा से पॉलिप के निर्माण के लिए होने वाला जनन कैसा है? लैंगिक जनन है। अब यहां इस तरीके से समझो, अगर मान लो बेटा ये पेरेंटल जनरेशन हो, ये कौन सी जनरेशन है? पेरेंटल, ठीक। तो क्या होगा कि पहली बार जब अलैंगिक जनन हुआ तो F1 में कौन बना? मेड्यूसा। अब F1 ने जनन किया तो अब यहां पे F2 में कौन बनेगा? पॉलिप। F2 फिर से जनन करेगा तो अब F3 में कौन बनेगा? मेड्यूसा। तो अब क्या हर पीढ़ी में पॉलिप और मेड्यूसा बदलते नहीं जा रहे? बदल रहे हैं ना। साथ ही अगर आप देखें तो हर पीढ़ी के निर्माण के लिए होने वाला जनन भी बदल जाता है। एक पीढ़ी में अलैंगिक और अगली पीढ़ी में लैंगिक जनन होगा। इसी फिनोमिना को नाम दिया जाता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस कहा जाता है। अब अत्यंत बुद्धिमान लोगों के लिए संदेश, तुमने एक और प्रोसेस पढ़ी है, मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस शब्द तुमने पढ़ा है कैंसर में।
जब भी मेटाजेनेसिस पे क्वेश्चन आता है या पूछा जाता है तो एक ऑप्शन मेटास्टेसिस भी होता है। तो ध्यान रखें, मेटास्टेसिस किससे रिलेटेड है? कैंसर। एक और शब्द होता है मेटाक्रोसिस। मेटाक्रोसिस शब्द कहा जाता है त्वचा के रंग परिवर्तन को। मेढक में रंग परिवर्तन होता है ना, उसको मेटाक्रोसिस कहते हैं। यहां पर क्या कहा जाता है? मेटाजेनेसिस। याद कैसे रखोगे? याद ऐसे रखना है तुमको कि क्योंकि मेटाजेनेसिस रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, निर्माण से रिलेटेड है, अगली जनरेशन के आने से रिलेटेड है, तो इसके नाम में भी अगर आप देखेंगे तो इसके नाम में वर्ड क्या आता है? जेनेसिस। नाम में वर्ड क्या आता है? जेनेसिस आता है। तो मेटाजेनेसिस देखें, ये कहां पाया जाता है? कुशनिडेरियस में पाया जाता है। यहां अलैंगिक विधि द्वारा पॉलिप किस में बदल जाता है? मेड्यूसा में। और मेड्यूसा लैंगिक विधि द्वारा किस में बदल जाता है? पॉलिप में। उदाहरण में याद रखें, ओबीलिया और फाइसेलिया, ये दो उदाहरण हम याद रखेंगे। पहला उदाहरण ओबीलिया, दूसरा उदाहरण फाइसेलिया याद रखना है। अब ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहां नहीं पाई जाती है? तो हाइड्रा में नहीं होती है, ये एडेम्सिया में नहीं पाई जाती है और ऑरिलिया में नहीं पाई जाती है। अधिकांशतः हम जो गलती करते हैं वो गलती करते हैं हम दो एग्जाम्पल में। पहला एग्जाम्पल है ओबीलिया और दूसरा एग्जाम्पल है ऑरिलिया। ध्यान दें, ओबीलिया में मेटाजेनेसिस होती है क्या? हां। ऑरिलिया में मेटाजेनेसिस होती है क्या? नहीं। ऑरिलिया हमेशा केवल मेड्यूसा अवस्था में पाया जाता है, जबकि ओबीलिया में पॉलिप और मेड्यूसा में परिवर्तन होता रहता है। तो अब यहां पर अगली बात आती है और आगे हम बात कर रहे हैं इनके कंकाल के बारे में। इस पंजों में हमने कहा था कि अंतः कंकाल पाया जाता है, यहां पर बाह्य कंकाल पाया जाता है। देखिए किधर की ओर स्रावित किया जा रहा है? बाहर की ओर। हमारे कंकाल में कैल्शियम मौजूद है ना, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, हालांकि सबसे ज्यादा नहीं है पर कैल्शियम कार्बोनेट होता है। यहां पर भी कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ कंकाल होता है जो किधर की ओर स्रावित किया जाता है? बाहर की ओर स्रावित किया जाता है, बाह्य कंकाल है। यह पाया जाता है कोरल्स में। किनके अंदर पाया जाता है? कोरल में पाया जाता है। अब कोरल्स में जैसे हमने यहां पर लिया है मशरूम कोरल, हमने यहां पे लिया है ब्रेन कोरल और हमने यहां पे लिया है ऑर्गन पाइप कोरल। तो यहां पर हमने तीन एग्जाम्पल लिए। तीनों में मुख्यतः आपको जो याद रखना है वो ये मीनड्राइना याद रखना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेन कोरल, क्योंकि ये एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी में लिया गया है। तो अगर मैं कहूं कि क्या निडेरियंस में बाह्य कंकाल पाया जाता है, तो हां, कुछ निडेरियंस में बाह्य कंकाल पाया जाता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अब इनके शरीर के बारे में आगे और भी कुछ चीजें देखते हैं। अब तक देखिए, हम यहां पर माउथ की बात कर ही चुके हैं कि माउथ क्या होता है, टेंटिकल्स की भी हम बात कर चुके हैं कि टेंटिकल्स या स्पर्शक क्या है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, इस शब्द को भी मैं आपको समझा चुका हूं कि इसका मतलब क्या है। यहीं पर आप देखें एक नया शब्द आया, हाइपोस्टोम। शब्द क्या आया? हाइपोस्टोम। बायो में अगर तुम शब्दों का अर्थ समझने लगोगे तो तुम्हारे दिमाग पे बोझ 25% अपने आप घट जाएगा। नाम को कोरिलेट करो। यहां नाम को कोरिलेट करें तो पहला शब्द आया हाइपो। हाइपो का मतलब क्या हुआ? नीचे। दूसरा शब्द आया स्टोम। स्टोम शब्द यूज हुआ, स्टोमेटा ले लो या फिर आप कैसे भी ले, तो स्टोम शब्द का मतलब होता है माउथ। तो मुंह के नीचे की ओर कौन? हाइपोस्टोम। या मैं दूसरे वे में कहूं कि मुंह किसके ऊपर? हाइपोस्टोम के। तो ध्यान रखो, हाइपोस्टोम कहां रहेगा? मुंह के नीचे की तरफ। और यहां पर जो माउथ होगा वो कहां होगा? हाइपोस्टोम के ऊपर। ध्यान रखना, हाइपोस्टोम माउथ के नीचे होता है, या मैं कहूं कि माउथ हाइपोस्टोम के ऊपर होता है। अब यहां देखिए, बड़ी केंद्रीय गुहा को हम क्या बोलते हैं? सीलेंट्रॉन। यहां सीलेंट्रॉन को नाम क्या दिया? जठर संवहनी गुहा कहा।
तो अब देखो पहला इसके नाम में शब्द क्या आया, जठर। कोरिलेट किससे कर दो, पाचन से, तो इसका रोल कहां होगा, पाचन में। फिर वही संवहनी यानी कि परिसंचरण, तो इसको कोरिलेट कहां कर दो, परिसंचरण से। तो ये गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी फूड का डाइजेशन और बॉडी में मटेरियल्स के सर्कुलेशन में रोल प्ले करती है। ये किसके द्वारा, किसके ऊपर खुलती है, तो मुख द्वारा हाइपोस्टोम पर खुलती है। ठीक, यहां पर हमने पहले ही अभी बात कर ली है, जब अगर एलिमेंट्री कैनाल में केवल एक ही ओपनिंग पाई जाए तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट कहते हैं ना, या अपूर्ण पाचन पथ कहा जाता है। तो यहां एलिमेंट्री कैनाल कैसी हो जाएगी, इनकम्प्लीट हो जाती है। अब इसके बाद अगला हम जरा देखते हैं, तो अगला यहां एक कोशिका के बारे में बात आती है, और कोशिका जिसके नाम के आधार पर इस फाइलम का नाम है, यानी कि हम बात कर रहे हैं निडोब्लास्ट कोशिका के बारे में। तो यहां देखिए दंश कोशिका या निडोब्लास्ट, इसी कोशिका के नाम के आधार पर हमने पूरे फाइलम को नाम दिया है। ये जो दंश कोशिका है, ये नाम या निडोब्लास्ट नाम की वजह से ही नाम क्या आया, निडेरिया। आप ध्यान दें, मैंने सबसे शुरुआत में ही आपको बताया था कि निडेरिया नाम निडोब्लास्ट की वजह से है। यहां पर निडोब्लास्ट का एक और नाम क्या होता है, निडोसाइट। अब देखो नाम को फिर से कोरिलेट करो। ब्लास्ट शब्द का मतलब होता है अनडिफरेंशिएटेड सेल, और साइट शब्द का मतलब होता है कोशिका। तो क्या ये दोनों ही शब्द कोशिका के लिए नहीं हो गए? इस कोशिका में ये जो सेल है, इस सेल का नाम है निडोब्लास्ट। इस कोशिका में एक दंश कैप्सूल पाया जाता है जिसका नाम क्या है, निमेटोसिस्ट। फिर से नाम को रिलेट करें, निमेटोसिस्ट नाम में सबसे लास्ट में क्या आया, सिस्ट शब्द आता है। और सिस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, एक गुहा जैसी हो या एक कवरिंग अगर हो तो उसको, कवरिंग को या कैप्सूल को अपन क्या बोलते हैं, सिस्ट कहा जाता है। तो ये जो निमेटोसिस्ट है, क्या निमेटोसिस्ट कोशिका है? नहीं, कोशिका का नाम निडोब्लास्ट या निडोसाइट है। निमेटोसिस्ट कोशिकांग है, इस कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक भाग है। आप देखें, ये जो आपको बेटा ऑरेंज कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है, इस ऑरेंज कलर की स्ट्रक्चर का ही नाम निमेटोसिस्ट है। ये निमेटोसिस्ट है, साथ ही यहां पर आपको ये न्यूक्लियस भी दिख रहा है। हालांकि इस कोशिका में दूसरी कई सारी चीजें भी पाई जाती हैं, जैसे कि यहां पर आपका नेडोसिल होगा या परकुलम होगा, या फिर यहां पर आपका जो है लैसो हो जाता है, रेट्रेक्टाइल रॉड्स हो जाती हैं। पर ये सारी चीजें एग्जाम के हिसाब से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं हैं, आपको भी याद नहीं करनी है। आपको सिंपली याद करना है कोशिका का नाम निडोब्लास्ट, कोशिका के अंदर कोशिकांग का नाम क्या होता है, निमेटोसिस्ट। अब यहां पर ये जो निडोब्लास्ट है पाई कहां जाती है, तो स्पर्शकों में तथा देह भित्ति में पाई जाती है। और देह भित्ति में भी कहां, तो देह भित्ति में ये पाई जाती है बाहर की ओर। देह भित्ति में कहां पर पाई जाती है, बाहर की ओर। सिंपल सी बात याद रखना, ये जो यहां पर तुमको फ्लैजिलम दिख रहा है, ये फ्लैजिलम एक्चुअली क्या होता है कि पॉइजन वगैरह इंजेक्ट करने के काम आता है। तो अगर मान लो तुमको अपने शरीर में कई सारी सुइयां चिपकानी हैं, तो कहां अंदर की तरफ चिपकाओगे या बाहर की तरफ? मान लो दूसरे को घायल करना है तो सुई, तलवार, भाला जो कुछ हो वो बाहर की तरफ होना चाहिए ना, अंदर होगा तो तुम खुद ही घायल हो जाओगे। इसलिए ये शरीर भित्ति में कहां पाई जाती है, बाहर की ओर। और कहां पाई जाती है, स्पर्शकों पे पाई जाती है, यानी कि टेंटिकल्स पर। काम क्या क्या है, तो पहला काम है एंकरेज यानी कि स्थिरक। एनिमल को किसी भी एक जगह से चिपकाए रखना, एक जगह पे रोके रखना निडोब्लास्ट का काम है। डिफेंस यानी कि अगर मान लो इसका कोई प्रेडेटर आता है तो उससे इसे बचाना निडोब्लास्ट का काम है। और साथ ही कैप्चर ऑफ प्रे या ऑफेंस, यानी कि इसका जो शिकार है, इसके शिकार को मारना, शिकार को पैरालाइज करना, पकड़ना, वो भी निडोब्लास्ट का काम है। अब ध्यान दें, फाइलम पॉरीफेरा की कैरेक्टरिस्टिक सेल का नाम क्या था, कोएनोसाइट या कॉलर सेल। और फाइलम निडेरिया की कैरेक्टरिस्टिक सेल का नाम हो जाता है निडोब्लास्ट। यह सेल
पूरे एनिमल किंगडम में सबसे कॉम्प्लेक्स सेल्स में से एक मानी जाती है और यह केवल निडेरिया के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर ही पाई जाती है, बाकी जगह पर नहीं पाई जाती है। अब यहां बात आती है कि हमने कहा था कि 3 काम करती है निडोब्लास्ट। पहला था एंकरेज, दूसरा हमने कहा था कि साहब डिफेंस का काम करेगी और तीसरा ऑफेंस में शिकार को पकड़ने का। शिकार को पकड़ने के बाद क्या किया जाएगा? अब उसे खाया जाएगा। तो खाएंगे कैसे, उसके बारे में देखते हैं। खाएंगे कैसे वो चीज अगर देखें तो अब देखें, यहां पर ये बेटा एक आर्थ्रोपोड है जिसको पकड़ना है, ठीक। ये निडोब्लास्ट है। निडोब्लास्ट में आप देखो यहां पर ये फायरिंग या डिस्चार्जिंग हुई, ठीक। और ये फायरिंग या डिस्चार्जिंग के थ्रू ये जो आर्थ्रोपोड था इसकी बॉडी में जो टॉक्सिन था या जो वेनम था उसको इंजेक्ट कर दिया गया। अब इंजेक्ट किया तो इंजेक्ट करने के बाद क्या होता है कि जो प्रे है, यहां पर ये क्या है, ये शिकार है ना, शिकारी तो ये है, ये जो शिकार है बेहोश हो जाता है। फिर टेंटिकल्स के थ्रू इसको पकड़ करके कहां पहुंचा दिया जाएगा? माउथ में, ठीक। माउथ आगे कहां पर ओपन होता है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में अब फूड का डाइजेशन होगा और डाइजेशन यहां पर पहले बाह्य कोशिकीय होता है, यानी कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में होता है। उसके बाद फिर यह अंतः कोशिकीय होता है। जो डाइजेशन या पाचन है वो पहले कैसा होगा? बाह्य कोशिकीय, और बाद में अंतः कोशिकीय पाचन होता है। तो पहले यहां पर बाह्य कोशिकीय हुआ, बाद में अंतः कोशिकीय पाचन हुआ। आप देखिए पहले कैसा होगा? बाह्य कोशिकीय, और बाद में कैसा? अंतः कोशिकीय पाचन होता है। दोनों प्रकार का पाया जाता है। पॉरीफेरा में हमने कहा था कि अंतः कोशिकीय पाचन पाया जाता है, जबकि यहां पर दोनों प्रकार का मौजूद है। और भी कुछ चीजें देखें तो अगली बात आती है कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, गैस्ट्रो शब्द तो हमको समझ में आ गया, वेस्कुलर नाम क्यों दिया? क्योंकि ये जो कैविटी है, ये कैविटी मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करती है। साथ ही आप देखें तो एनिमल क्योंकि बहुत सिंपल सा है तो इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स वगैरह तो अभी नहीं पाए जाएंगे। तो जितना भी श्वसन है, उत्सर्जन है, ये सारे काम कहां से होने चाहिए? शरीर भित्ति से। एनिमल बहुत सिंपल है तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी इसके अंदर अमोनिया ही होना चाहिए। तो यहां पर अमोनिया शरीर भित्ति से बाहर डिफ्यूज हो जाता है। श्वसन में अगर बात करें तो यहां पर क्या होता है कि ऑक्सीजन इनहेल की जाती है, यानी कि अंदर जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल की जाती है, यानी कि बाहर जाती है। एज सच ब्रीदिंग नहीं होती, बस गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो एक्सचेंज में क्या होगा? ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। तो श्वसन और उत्सर्जन दोनों ही प्रक्रियाएं किसके द्वारा पूरी की जाती हैं? तो ये पूरी की जाती हैं सामान्य शरीर भित्ति के द्वारा पूरी होती हैं। अब इसके बाद अगली बात आती है यहां पर तंत्रिका तंत्र की। तो अब ध्यान दें, पॉरीफेरा में हमने तंत्रिका कोशिका की बात नहीं की थी। क्योंकि तंत्रिका कोशिका की बात नहीं की थी तो इसका मतलब हुआ कि वहां पे तंत्रिका कोशिका नहीं है। यहां से शुरुआत होती है। सबसे पहला एनिमल फाइलम जिसके अंदर नर्व सेल पाई गई तो वो निडेरिया है। निडेरिया में क्या होता है कि डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम पाया जाता है। मतलब कि यहां पे कई सारी नर्व सेल्स होंगी जो कि आपस में जुड़ी होंगी, जुड़ करके एक जाल जैसा बना लेंगी, तो एक नर्व नेट पाया जाएगा। हालांकि अभी यहां पर ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ होता, तो डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम होता है। और यहां पर जो न्यूरॉन्स हैं, ये न्यूरॉन्स कैसे होते हैं? नॉन पोलर न्यूरॉन्स होते हैं। अब ध्यान दें, जब आप टाइप ऑफ न्यूरॉन पढ़ते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ प्रोसेस, तो सबसे पहले आप कौन सा पढ़ते हैं? सबसे सिंपल होता है नॉन पोलर, जिसमें ना कोई डेंड्राइट हो, ना कोई एक्सॉन हो, इस तरीके की कोई चीज ना पाई जाए, तो उसको हम नॉन पोलर न्यूरॉन कहते हैं। फिर यहां पर अगली बात आती है इनमें जनन के बारे में। जनन में हम देखें तो अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। अलैंगिक जनन यहां पर मुकुलन या बडिंग के थ्रू होता है। तो अलैंगिक जनन किसके थ्रू होगा? बडिंग या मुकुलन के द्वारा।
वहीं लैंगिक जनन में क्या होगा कि यहां पर गैमीट्स बनेंगे और गैमीट्स के थ्रू यहां पर रिप्रोडक्शन होगा। अब ये रिप्रोडक्शन कैसे होता है उस चीज को भी एक बार देखते हैं, एकदम समराइज फॉर्म में देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए, हम शुरुआत करते हैं पॉलिप से। ठीक, ये जो पॉलिप है, पॉलिप में क्या होगा कि यहां पर रिप्रोडक्शन हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसकी वजह से फॉर्मेशन किसका होगा, मेड्यूसा का। मेड्यूसा में क्या पाए जाएंगे, गोनैड्स यानी कि जनद पाए जाते हैं। ये जो जनद हैं इनसे क्या होगा कि यहां पर अंडकोशिका या एग बना और यहां पर स्पर्म या शुक्राणु का निर्माण हुआ। दोनों में फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाएगा, जाइगोट बना। जाइगोट में जब डेवलपमेंट होगा तो अब जाइगोट में डेवलपमेंट के बाद अब यहां पे क्या होगा कि लार्वा बनेगा। ठीक, देखो हमने एक लार्वा का नाम लिया है प्लेनुला। लार्वा कौन सा हमने लिया है, यहां पर प्लेनुला लार्वा लिया है। ठीक, कि ये लार्वा बनेगा। अब ये जो प्लेनुला लार्वा होता है, ये प्लेनुला लार्वा होता है बेटा ओबिलिया का। किसका लार्वा है, ओबिलिया का। मॉड्यूल में पेज नंबर 16 पर ये दिया है। तो ओबिलिया के लार्वा का नाम क्या है, प्लेनुला। ऑरिलिया के लार्वा को इफायरा कहा जाता है। अब ध्यान दें एक और बात, यहां पर ओबिलिया को आप ऐसे भी कोरिलेट कर दें कि ओबिलिया में मेटाजेनेसिस था जबकि ऑरिलिया में नहीं था। यहां पर हमको लाइफ साइकिल में पॉलिप भी दिख रहा है, मेड्यूसा भी दिख रहा है, तो इसका मतलब है मेटाजेनेसिस तो है, और मेटाजेनेसिस है तो वो किस में है, ओबिलिया में। ओबिलिया के लार्वा का नाम क्या है, प्लेनुला। ऑरिलिया के लार्वा का नाम इफायरा। अगर लार्वा यहां पर मौजूद है तो डेवलपमेंट कैसा हो गया, इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है। यहां जो प्लेनुला लार्वा है, अब इसमें क्या होगा कि जब मैच्योरेशन होगा तो मैच्योरेशन के बाद क्या होगा कि अब यहां पॉलिप डेवलप हो जाएगा, पॉलिप की एक कॉलोनी बन जाएगी, फिर वापस से रिप्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। मतलब कि इस पूरे डायग्राम में मेन जो बातें अपने को ध्यान रखनी है, पहली बात अलैंगिक जनन किसके द्वारा, मुकुलन। ठीक, लैंगिक जनन किसके द्वारा, युग्मकों के निर्माण के द्वारा। परिवर्धन यहां पर ओबिलिया में कैसा होता है, अप्रत्यक्ष। ओबिलिया के लार्वा का नाम प्लेनुला। अब यहां अगला हम ले लेते हैं इसके अंदर एग्जाम्पल्स के बारे में कि एग्जाम्पल कौन कौन से हैं निडेरिया में। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं यहां पर हाइड्रा। तो पहला एग्जाम्पल हो गया हाइड्रा। हाइड्रा के बाद दूसरा हमने एग्जाम्पल ले लिया ओबिलिया। ठीक, ओबिलिया के बाद अगला अपन एग्जाम्पल लेते हैं पेनेटुला या सी पेन। पेनेटुला को क्या बोलते हैं, सी पेन कहा जाता है। फिर अगला आ जाता है फाइसेलिया, जिसको पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर कहा जाता है। ये जो पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर है, इसमें आप देखो यहां पर नीचे की तरफ आपको कई सारी स्ट्रक्चर लटकती हुई दिखती हैं। इनको ज़ोइड्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं, ज़ोइड्स कहा जाता है। निडेरिया की एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि यहां पे अलग अलग तरीके के जीवक या ज़ोइड्स पाए जाते हैं। जैसे यहां अगर मैं बात करूं तो नाम याद मत रखना, बस एक बार सुन लो। यहां पे जैसे गैस्ट्रोजोइड्स होते हैं, जैसे डेक्टाइलोजोइड्स होते हैं, गोनोजोइड्स पाए जाते हैं। इनमें से जैसे डेक्टाइलोजोइड जो हैं, इनका काम होता है कि ये जो भी ऑफेंस या डिफेंस है वो डेक्टाइलोजोइड करेंगे। गैस्ट्रोजोइड्स होते हैं जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड हैं। गोनोजोइड्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। तो अलग अलग तरीके के जोइड्स एक कॉलोनी में पाए जाते हैं। इस कंडीशन को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म यहां पाई जाती है। फाइसेलिया को मैंने क्या कहा, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर नाम दिया। फाइसेलिया के बाद अगला एग्जाम्पल लेते हैं गॉर्गोनिया, जिसे कहा जाता है सी फैन। गॉर्गोनिया का नाम है सी फैन। गॉर्गोनिया के बाद अगला मीनट्राइना, बात कर चुके हैं हम, ब्रेन कोरल कहा जाता है। फिर यहीं पर एडेम्सिया को हम नाम क्या देते हैं, सी एनिमोन नाम दिया जाता है। और फिर ऑरिलिया जो है इसको नाम दिया जाता है जेलीफिश। ऑरिलिया किसको नाम दिया जाता है, जेलीफिश को नाम दिया जाता है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हुए कि निडेरिया में कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं।